हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आपका रिवीजन? कल हम लोगों ने फिनिश करा था नॉन कॉर्डेटा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा संघ, जिसे हम लोग हिंदी में रज्जुकी भी कहते हैं, है ना। पहली चीज यहाँ पर यही है कि आखिर इन्हें कॉर्डेटा नाम क्यों दिया गया है और कॉर्डेटा में रखने के लिए डिमांड्स क्या क्या हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि कशेरुकी संघ के प्राणियों में तीन, ये बात आपको याद रखनी है, ये आपके काम की चीज है, स्टार लगा के। तीन मूलभूत लक्षण होते हैं, क्या क्या है? पहला उन्होंने दिया है पृष्ठ रज्जु, है ना। दूसरा उन्होंने दिया है पृष्ठ खोखली तंत्र का रज्जु। एक हमारे पास होगी नोटोकॉर्ड। में कॉर्डेटा में रखने के लिए नोटोकॉर्ड का होना तो जरूरी है ही, वरना हम उसे कॉर्डेटा कहेंगे ही क्यों। दूसरा, पृष्ठ सतह पर खोखली। अगर आप देखें हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अंदर से कैसी होती है? खोखली होती है, तंत्र का रज्जु। और तीसरी चीज क्या है? युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र, पेयर्ड, जोड़े में। युग्मित शब्द का मतलब क्या है? जोड़े में है। आप यहां पे चाहें तो मेंशन कर सकते हैं कि युग्मित शब्द का मतलब क्या है, वो जोड़े में है। ग्रसनी, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, क्लोम दरारें पाई जाती हैं। कॉर्डेटा होने के लिए इन तीन लक्षणों का होना बहुत जरूरी है। यहां पर ये कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये तीनों लक्षण वयस्क में होने चाहिए। मतलब जीवन काल की किसी ना किसी अवस्था में, चाहे वो आपका भ्रूणीय अवस्था हो, चाहे बाल्य अवस्था हो, चाहे वयस्क अवस्था हो, कोई भी अवस्था हो, किसी ना किसी अवस्था में ये तीनों लक्षण अगर किसी में उपस्थित हैं तो हम उसे क्या कह देते हैं? रज्जुकी कह देते हैं या फिर कॉर्डेटा कह देते हैं। ये सब द्विपार सम्मिति है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो द्विपार सम्मिति है वो कहां से स्टार्ट हो जाती है? प्लेटी हेलमंथीस से स्टार्ट हो जाती है। द्विपार सम्मित होते हैं, त्रिकोरकी हैं, ये भी प्लेटी हेलमंथीस से स्टार्ट हो चुका है। फिर वही सीलोमेट कंडीशन। सीलोमेट कंडीशन हमें कहां से देखने को मिलती है? प्लेटी हेलमंथीस तक हमारा क्या था? एसीलोमेट था। एस के हेलमंथीस में क्या था? सीडोसीलोमेट था। और एस के हेलमंथीस के बाद के जितने भी संघ आए, जितने भी फाइलम आए, वो सब क्या थे? सीलोमेट थे। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इनमें एक चौथा लक्षण भी है जो सामान्यतः उपस्थित होता है, लेकिन उपस्थित ना भी हो तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन ये तीन मूलभूत लक्षण तो हमको चाहिए चाहिए, और ये है गुदापश पूछ, मतलब पोस्ट एनल टेल इसे कहा जाता है। पश गुदीय पूछ हमें चाहिए। ये अगर मौजूद है तो ठीक है, और नहीं है तो हम इस पे बहस नहीं करेंगे। हमें बेसिकली ये तीन करेक्टर चाहिए चाहिए। बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र पूरे कॉर्डेटा का करेक्टर है, ये भी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर उन्होंने कुछ डिफरेंस दिया है, किसमें? कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में है। ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है, ये भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। क्या कहा गया है? पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है, नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है, इसी वजह से तो नाम कॉर्डेटा दिया है। इनमें नोटोकॉर्ड कैसी है? एब्सेंट होती है। दूसरा लक्षण क्या दिया है? केंद्रीय तंत्र का तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला होता है। अगर केंद्रीय तंत्र का तंत्र की बात करें तो उसमें दो चीजों को शामिल किया जाता है, एक मस्तिष्क और एक मेरुरज्जु, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही अंदर से कैसे होते हैं? खोखले। और स्पाइनल कॉर्ड कहां रखी हुई है? हमारी पृष्ठ सतह पर। इसलिए उन्होंने क्या कहा है? पृष्ठीय है और कैसा है? खोखला है। जबकि आप नॉन कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो इनका केंद्रीय तंत्र कहां पे होता है? अधर सतह में होता है। और कैसा होता है? ठोस होता है। हमारा कहां है? पृष्ठ में। नॉन कोऑर्डिनेटा में कहां है? अधर सतह पर। कोऑर्डिनेटा में कैसा है? खोखला। इनमें कैसा है? ठोस। और एक और अंतर है कि कोऑर्डिनेटा में ये कैसा होता है? एकल, जबकि इनमें कैसा होता है? दोहरा। तो ये तीनों ही डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स हो जाते हैं कोऑर्डिनेटा और नॉन कोऑर्डिनेटा के। क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, इनमें क्लोम छिद्र नहीं है। क्लोम छिद्र का जिक्र हम यहाँ पे पहले ही कर चुके हैं कि क्लोम छिद्र तो हमको चाहिए ही चाहिए। हृदय कहाँ होता है? अधर भाग में होता है। और इनमें हृदय कहाँ होता है? पृष्ठ भाग में होता है, वो भी उन्होंने लिखा है। अगर उपस्थित है तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। एक पोस्ट एनल टेल उपस्थित होती है और इनमें पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है। तो ये करेक्टर हुए किसके? कॉर्डेटा के। आगे चलते हैं। आगे हमारे में क्या दिया हुआ है?
कि संघ कॉर्डेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा है? यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। शब्दों पे चलते हैं, क्यों ये नाम दिए गए हैं। यहां पे जो यूरो शब्द आ रहा है, इस यूरो शब्द का मतलब होता है पूंछ, और कॉर्डेटा शब्द किसके लिए लगाया अपन ने? नोटोकॉर्ड के लिए। तो ये वो सदस्य हैं जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है लार्वा की पूंछ में, और जब लार्वा वयस्क में बदलता है तो उसकी पूंछ हट जाती है, मतलब वयस्क में नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलती है। नोटोकॉर्ड हमें कहां देखने को मिलती है? लार्वा की पूंछ में। जबकि यहां पर देखो तो सिफेलो, सिफेलो शब्द आता है बेसिकली सिर वाले रीजन के लिए। तो इनमें जो नोटोकॉर्ड पाई जाती है वो सिर से लेकर पूंछ वाले एरिया में पाई जाती है। वर्टिब्रेटा नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इनमें क्या पाई जाती है? वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि कशेरुक दंड पाई जाती है, और कशेरुक दंड होने की वजह से इनका नाम क्या पड़ा है? वर्टिब्रेटा पड़ा है। आगे देखें, नीचे लिखा है उपसंघ। याद रखिएगा, ये संघ के अंदर क्या है? उपसंघ है। यूरोकॉर्डेटा तथा सेफेलोकॉर्डेटा को सामान्यतः प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शुरुआती कॉर्डेट्स हैं। ये नॉर्मल कॉर्डेट्स की तरह एडवांस या विकसित नहीं होते, ये शुरुआती कॉर्डेट है। ये सभी समुद्री प्राणी हैं। यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, ऐसा यहां पे लिखा हुआ है कि यूरोकॉर्डेटा कहां, उसमें क्या मिल रही है? लार्वा की पूंछ में ही नोटोकॉर्ड हमें देखने को मिल रही है। जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक, ये काम की चीज आई हमारे पास, फैली रहती है, जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। उदाहरण के लिए यूरोकॉर्डेटा में उन्होंने लिए हैं 3, एसिडिया, सेल्पा और डोलियोलम। 3 एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं, एसिडिया, सेल्पा और डोलियोलम। सेफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है ब्रोंकियोस्टोमेटा, इसे एम्फिओक्सस या लेंसलेट भी कहते हैं। तो उदाहरण आपको यही 3 याद रखने हैं, इससे ज्यादा उदाहरण आपको याद भी नहीं रखने हैं। नेक्स्ट में क्या कहा? कशेरुकी। ये बात होगी यूरोकॉर्डेटा की, ये बात होगी सेफेलोकॉर्डेटा की। अगली चीज है हमारे पास क्या? वर्टिब्रेटा, कशेरुकी। कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठरज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। कि नोटोकॉर्ड तो इनमें होती है, लेकिन कब है? भ्रूणीय अवस्था में, मतलब वयस्क अवस्था में वो नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठरज्जु अस्थिल, बाकायदा मेंशन है, अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। कशेरुकी रज्जुकी भी है, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। इंग्लिश में एक स्टेटमेंट इसके लिए दिया गया है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर द कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। रज्जुकी के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4, ऐसा क्यों कहा गया? सुनेंगे जरा कि 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशीय अधर हृदय होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि जो पिसीज, जो अपने पास मछलियां होती है, उनमें 2 कक्षीय हृदय होता है। उभयचर और सरीसृपों की बात करें, उनमें 3 कक्षीय हृदय होता है, और पक्षी और स्तनधारियों की बात करें तो उनमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। इसलिए उन्होंने तीनों की चीजों को अलग अलग दे दिया, 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशियों का बना हुआ अधर सतह पर हृदय होता है। वृक्क उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है पख या फिन या पाद के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग। 2 जोड़ी बोला गया है, मतलब अगर आप देखें पिसीज के बाद एम्फीबिया, रेप्टेलिया, बर्ड्स और मैमल्स, अगर हम इनकी बात करें तो इनमें 2 जोड़ी युग्मित उपांग हैं। इन्हें टेट्रापोडा में रखा गया है, क्योंकि टेट्रा का मतलब ही क्या होता है? 4, और पोडा का मतलब होता है पैर या उपांग। 4, 2 जोड़ी का मतलब क्या हुआ? 4, इसलिए इनका नाम क्या दिया? टेट्रापोडा दिया। वर्टिब्रेटा को उन्होंने विभाजित किया, डिवीजन कौन कौन से? 2, एक है एगिनेथोस्टोमेटा और दूसरा है गिनेथोस्टोमेटा। यहां पे थोड़ा मिस हो गया है, ये क्या है? गिनेथोस्टोमेटा। एगिनेथोस्टोमेटा उन जीवों को कहा गया है जिनमें जबड़े नहीं होते हैं। सामान्यतः आम भाषा में जैसे इसमें रखा गया है साइक्लोस्टोमेटा, हम इन्हें जबड़ा रहित मछलियां भी कह देते हैं, जबड़ा रहित मछलियां, है ना, जॉलेस फिशेज।
क्योंकि इनमें जबड़े नहीं है। यहां पर मेंशन भी किया है, क्या है इनमें, जबड़ों का अभाव है। ए गिनेथोस्टोमेटा में जबड़ों का अभाव है और इसमें एक क्लास को लिया गया है, वो क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। स्टोमेटा शब्द आया है माउथ के लिए और साइक्लो का मतलब है सर्कुलर, गोलाकार। इनमें गोलाकार चूसक मुख पाया जाता है। इन्हें जबड़ा रहित मछलियां भी कहते हैं। गिनेथोस्टोमेटा वो जीव हैं जिनमें जबड़े पाए जाते हैं। नीचे उन्होंने लिखा भी है, क्या है, जबड़े उपस्थित हैं। इनमें दो सुपर क्लास में हम बांटते हैं। एक हमारे पास क्या है, पिसीज, जिसमें पख या फिन्स पाए जाते हैं और फिन्स की सहायता से ही पिसीज जिनमें वास्तविक मछलियां रखी गई हैं। इससे पहले भी जितनी बार फिश शब्द आया है, चाहे वो स्टार फिश हो, चाहे वो जेवली फिश हो, चाहे वो डेविल फिश हो, चाहे वो सिल्वर फिश हो, जितनी बार भी फिश शब्द आया है वो वास्तविक मछलियां नहीं है। वास्तविक मछलियों को रखा गया है कहां पे, फिशेस। यहां तक कि ये देखो जबड़ा रहित मछलियां, ये भी वास्तविक मछलियां नहीं है। वास्तविक मछलियों को रखा गया है कहां पर, सुपर क्लास स्पीशीज में। इनमें दो हैं, एक है कॉन्ड्रोचिक्थीज और दूसरा है ऑस्ट्रोचिक्थीज। कॉन्ड्रोचिक्थीज में जो इनका अंतः कंकाल है वो उपास्थि का बना होता है और जो ऑस्ट्रोचिक्थीज है इनमें जो इनका अंतः कंकाल है वो अस्थियों का बना होता है। तो गिनेथोस्टोमेटा को कितनी सुपर क्लास में बांटा, दो, एक पिसीज और दूसरा टेट्रापोडा, बाकायदा लिखा है जो यहाँ पे क्या, चतुष्पाद, मतलब जिनमें कितने पैर हो, चार। इनमें पाद उपस्थित हैं। इसमें क्या क्या आ गया, एम्फीबिया जिन्हें उभयचर कहा, रेप्टिलिया जिन्हें सरीसृप कहा, एवीज जिनमें हम बेसिकली रखते हैं किसको, पक्षियों को, और मेमेलिया इन्हें स्तनधारी कहा। एक एक करके हमें इन्हीं सब चीजों के बारे में डिटेल में जानना है। देखते हैं क्या क्या हमारे पास है। हमारे पास अगर देखें तो पहला वर्ग उन्होंने लिया है साइक्लोस्टोमेटा। क्या लिया है इन्होंने, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मतलब सर्कुलर, गोलाकार, स्टोमेटा का मतलब क्या हो गया, माउथ, मतलब इनमें गोलाकार माउथ होगा। अगर आप देखें जबड़ा रहित कशेर की पेट्रोमाइजोन इन्होंने उदाहरण भी लिया हुआ है। एक एक करके देखते हैं क्या कहा है। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी, ये दिमाग में रखिएगा, इन्होंने सभी शब्द इस्तेमाल किया है। कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। परजीवी दो प्रकार की होती है, एक एक्टोपैरासाइट बाह्य परजीवी, एक एंडोपैरासाइट अंतः परजीवी। अंतः परजीवी वो होते हैं जो किसी जीव के शरीर के अंदर रहते हैं और बाह्य परजीवी एक्टोपैरासाइट वो होते हैं जो किसी भी जीव के सतह पर रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखा है इन्होंने कि कुछ मछलियों के क्या है, ये बाह्य परजीवी है। इनका शरीर कैसा होता है, लंबा होता है, दिख ही रहा है। आप जो भी चीज है डायग्राम से मैच खाएं। एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम है वो सब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी लेबलिंग आपको याद होनी ही चाहिए है? जिसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार लगा के दिमाग में छाप लीजिएगा इस चीज को कि इनमें जो श्वसन अंग है वो क्या है, क्लोम, गिल्स हैं और कितने हैं, 6 से 15 जोड़ी। जैसे अगर हम डायग्राम को भी देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 जोड़ी। जोड़ी क्यों कहा, क्योंकि ये साइड व्यू है, 7 इधर है तो शायद इसके अपोजिट साइड में भी होंगे, इसलिए वहां पे सही शब्द क्या है, जोड़ी। तो कितना है इनमें, 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। साइक्लोस्टोम में बिना जबड़ों का, भाई जबड़े नहीं हैं इसीलिए तो जॉलेस फिशेस कहा है, जबड़े नहीं है इसलिए तो साइक्लोस्टोमेटा में रखा है। बिना जबड़ों का चूसक तथा वृत्ताकार मुख होता है। इसके शरीर में शल्क, आपने देखा होगा कि अगर हम मछलियों को देखें, मछलियों पे स्केल्स पाए जाते हैं, है ना। इन्होंने क्या लिखा है, इनके शरीर में शल्क तथा युग्मित पंखों का अभाव होता है। थोड़ा रुकेंगे, यहां पर उन्होंने ये नहीं कहा कि पंखों का या पख का अभाव है, फिन्स का अभाव है ऐसा नहीं कहा। अगर आप देखें तो आपको ऊपर फिन्स नजर आ रहे हैं और पीछे पूंछ वाले हिस्से में भी फिन्स नजर आ रहे हैं। फिर बात आई, फिर ये लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब है कि जो पंख हैं वो जोड़े वाले नहीं है, एकल वाले तो हैं। युग्मित मतलब क्या होगा, पेयर्ड, कि यहां पर पंख तो है, मतलब फिन्स तो है, पंख शब्द सही नहीं है, पख है वो, कि जो
फिन्स तो हैं लेकिन जो पेयर्ड वाले हैं, युग्मित वाले हैं, वो नहीं है। सिर्फ कौन से हैं? अयुग्मित वाले, अनपेयर्ड फिन्स वहां पर पाए जाते हैं। कपाल तथा मेरुदंडु किसका बना हुआ है? उपास्थियों का बना हुआ है। ये भी आपके काम की चीज हो जाती है ना। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। साइक्लोस्टोम समुद्री होते हैं, किंतु जनन के लिए ये अलवणीय जल में प्रवास करते हैं और जनन के कुछ दिन के बाद वे मर जाते हैं। इसके बाद लावा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट आते हैं। उदाहरण आपके में दो दिए गए हैं। एक है पेट्रोमाइजोन, इसे लैम्प्रे भी कहा जाता है। मैगजीन या हैगफिश, इसे रिंकल्ड लिप ऑफ ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर जो ये जो एग्जाम्पल दिया है वो किसका दिया है? पेट्रोमाइजोन का दिया है जो है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारे में दिया गया है कॉन्ड्रोइचिक्थिस। इन्हें आम भाषा में हम लोग उपास्थल मछलियां कहते हैं। कार्टिलेजिनस फिश। कौन सी मछलियां? उपास्थिक मछलियां। बात आई कि आखिर इनका ये नाम क्यों दिया गया है, इन्हें उपास्थल मछलियां क्यों बोला गया है? क्योंकि इनका जो अंतः कंकाल है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ कंकाल नहीं बोला, क्योंकि कंकाल बोलेंगे तो कंकाल में दो चीज आ जाती हैं, अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल जो सतह पर होगा, अंतः कंकाल जो अंदर होगा। यहां पर बाह्य कंकाल का जिक्र नहीं कर रहे हैं, यहां पर जिक्र कर रहे हैं किसके? अंतः कंकाल की। इनका अंतः कंकाल बना होता है उपास्थियों का, इसलिए नाम क्या दिया है? उपास्थल मछलियां दिया है ना। देखते हैं क्या क्या कहा गया है। ये धारा रेखीय शरीर के, बात आई धारा रेखीय शरीर से फायदा क्या है? धारा रेखीय शरीर का मतलब है कि आगे से देखें तो शरीर जो है वो नुकीला है। नुकीला होने से जब ये पानी में तैरेंगे तो वहां पर जल का प्रतिरोध कम से कम हो, ताकि इनकी रफ्तार मेंटेन रहे। जो ये धारा रेखीय शरीर के समुद्री प्राणी हैं, एक ये काम का पॉइंट आ गया। तथा अंतः कंकाल, ये आ गया आपकी काम की चीजें। ये है अपना डबल स्टार कि आखिर इनका नाम ऐसा क्यों दिया गया है। तथा इसका अंतः कंकाल उपास्थल होता है, मुख अधर सतह पर होता है। अगर आप डायग्राम में भी देखें जो एनसीईआरटी ने दिए हैं, है ना, यहां पर देखें तो इनका मुख कहां है? अधर सतह पर है। मुख कहां होता है? निचली सतह पर होता है। इनका मुख जो है वो कहां है? अधर सतह पर स्थित होता है। पृष्ठ रज्जु चिरस्थायी होती है। इस शब्द का मतलब समझते हैं, इसे परसिस्टेंट कहा जाता है। कि इनमें जो पृष्ठ रज्जु है, जो नोटोकॉर्ड है, वो चिरस्थायी है, मतलब वो लाइफ टाइम बनी रहती है। क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं, ये पॉइंट देख लेते हैं। क्लोम छिद्र कैसे हैं? अलग अलग होते हैं, जो ऊपर कुलम से ढके हुए नहीं रहते हैं। थोड़ा अंतर देखेंगे। ये जो डायग्राम दिया गया है ये अस्थल मछली का दिया गया है। इसमें आप देखें तो यहां पर इनके होते हैं गिल्स जो ढके हुए दिख रहे हैं। जिस संरचना से ये ढके होते हैं उस संरचना को बोला जाता है ओपरकुलम। क्या बोलते हैं उसे? ओपरकुलम, या हिंदी में उसे कहा जाता है प्रच्छद। जबकि जो डायग्राम ऊपर दिया गया है उपास्थल मछलियों का, उनमें यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी ओपरकुलम या कवरिंग नहीं है। यहां पर जो है गिल्स जो है वो कवर्ड नहीं है। ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया कि उपास्थल मछलियों में गिल्स ओपरकुलम से कवर्ड होते हैं, जबकि अस्थिल मछलियों में गिल्स ओपरकुलम से कवर्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इनमें पट्टकाव सल्कयुक्त होते हैं, इन्हें प्लेक्वाइड स्केल्स बोलते हैं। और प्लेक्वाइड के अलावा जो भी स्केल आप पाएंगे, चाहे वो टीनोइड हो, चाहे वो साइक्लोइड हो, चाहे वो गैनोइड हो, वो सारे के सारे स्केल्स पाए जाएंगे किसमें? अस्थिल मछलियों में। और इनमें जो उपास्थल मछलियां हैं उनमें सिर्फ कौन से स्केल है? प्लेक्वाइड स्केल्स हैं। प्लेक्वाइड स्केल्स के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े हुए दांत पाए जाते हैं, ये भी एक लक्षण हो गया। इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। शार्क मछलियां इसी में आती हैं, और किसी को बताने की कतई जरूरत नहीं है कि शार्क मछलियों के जबड़े कितने मजबूत होते हैं, है ना। इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये सब मछलियां हैं
वायु कोश की अनुपस्थिति के कारण। देखिए होता क्या है कि वायु कोश में हवा भरी होती है और हवा भरी होने से इनका शरीर क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, तो डूबने की टेंशन नहीं रहती। लेकिन इनमें वायु कोश कैसे हैं, अनुपस्थित है, मतलब इनका शरीर तुलनात्मक रूप से कैसा होगा, भारी होगा। भारी होगा तो डूबने के चांसेस कैसे रहेंगे, ज्यादा। तो इसलिए क्या लिखा है कि वायु कोश की अनुपस्थिति के कारण डूबने से बचने के लिए, किससे, डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं, जबकि अस्थिल मछलियों में वायु कोश पाए जाते हैं। हृदय दो कक्षों वाला होता है, ये चीज हमें अस्थिल मछलियों में भी देखने को मिलेगी। उनमें भी दो कक्षों का बना हृदय होता है, जिसमें एक आलिंद तथा एक निलय होता है। इनमें से कुछ में बाकायदा लिखा है, सभी सदस्यों की बात नहीं करी है, उन्होंने सीधे सीधे मेंशन किया है किसकी बात चल रही है, कुछ की। यही छोटे छोटे शब्द धोखा देते हैं, है ना। तो इनमें से कुछ में विद्युत अंग होते हैं, जैसे कि टॉर्पीडो। ये एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। विद्युत अंग मतलब जैसे ही आप इनको छुएंगे इनसे विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो जानलेवा होती है। तथा कुछ में विषदंश भी होते हैं, जैसे कि ट्राइगोन, स्टिंगरे फिश भी बोला जाता है इसे। ये असमतापी या पोइक्लोथर्मिक होते हैं। ये आया एक नया शब्द जिसका जिक्र अभी तक नहीं हुआ, सुनेंगे क्या है ये। पोइक्लोथर्मिक या असमतापी जीव ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के साथ बदलता है। मतलब ऐसे जीव अपने शरीर के तापमान को नियत नहीं बना के रख पाते। अगर बाहर वातावरण का तापमान कम हुआ तो इनके शरीर का तापमान भी कम हो जाता है, बाहर वातावरण का तापमान बढ़ा, इनके शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। मतलब इनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के हिसाब से बदल जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, असमतापी या पोइक्लोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड भी कहा जाता है। क्या और बोल देते हैं इन्हें, कोल्ड ब्लडेड। बात आई, ये शब्द यहां पे जुड़ तो गया है, कहां तक हमें देखने को मिलेगा, तो फिशेज में हमें देखने को मिलेगा, एम्फीबिया में हमें देखने को मिलेगा और रेप्टाइल्स में भी हमें देखने को मिलेगा। कहां पर नहीं है, बर्ड्स और मैमल्स में ये कैरेक्टर नहीं है। बर्ड्स और मैमल्स, पक्षी और स्तनधारी जो होते हैं वो अपने शरीर का तापमान नियत बनाए रख सकते हैं। नीचे लिखा भी है, अर्थात इनमें शरीर का ताप नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती है ना। मिलाइए पॉइंट कि इनमें शरीर का ताप नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती है। मतलब जैसे वातावरण का या वायुमंडल का तापमान बदलेगा और बदलते वातावरण के साथ इनका तापमान भी बदल जाएगा। नर तथा मादा दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब इनमें डायोसियस कंडीशन है। नर में श्रोणी पंख में आलंगिक क्लैस्पर, ये क्लैस्पर आप याद रखेंगे, ये कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करता है। अब कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह अगर कार्य कर रहा है मतलब ये शुक्राणुओं को मादा शरीर के अंदर पहुंचा सकते हैं, और जब शुक्राणुओं को मादा शरीर के अंदर पहुंचा देंगे तो निषेचन भी कहां होगा, मादा शरीर के अंदर ही होगा। और जब निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है तब उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। ये चीज मिल जाएगी, निषेचन कैसा होता है, आंतरिक होता है। और अधिकांश ये बाकायदा मेंशन किया हुआ है कैसे हैं, जरायुज है। अधिकांश कहा है मतलब सभी नहीं है। उदाहरण उदाहरण के लिए है स्कॉलियोडॉन, नाम है कुत्ता मछली। शब्दों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, कुत्ता मछली क्यों कहा गया है। ऑप्शन पुरानी बुक्स लगाएंगे वहां पे दिया है कुत्ते जैसी दिखती है, कुत्ते जैसे भौंकती है, तो ऐसा नहीं है। इनका जो नाम कुत्ता मछली दिया गया है वो इनके सूंघने की क्षमता के आधार पर दिया गया है कि स्कॉलियोडॉन में सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, इसलिए इनका नाम क्या दिया गया है, कुत्ता मछली, डॉग फिश। प्रिस्टिस या इसे आरा मछली, इसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी में ऊपर दिया हुआ है। ये रही प्रिस्टिस या आरा मछली, ये दिख रहा है आगे, इसकी वजह से इसका नाम ऐसा दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है, कारकेरोडॉन। कारकेरोडॉन या ग्रेट व्हाइट शार्क के नाम से भी जाना जाता है, और ट्राइगॉन, ट्राइगॉन व्हेल शार्क के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा गलत लग रहा है क्योंकि यहाँ पर अलग नाम दिया गया है, ट्राइगॉन इसे बोला गया है ना। ये नहीं है, ये इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी में आप इसे कंफर्म करेंगे। जो नेक्स्ट है वर्ग ऑस्ट्रोइचिक्थीस। आम भाषा में हम इन्हें
अस्थिल मछलियां कहते हैं। अस्थिल मछली। सवाल ये कि आखिर इन्हें ये नाम क्यों दिया गया। अस्थिल मछली जो है नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनका जो अंतः कंकाल है वो अस्थियों का बना होता है ना। कि इस वर्ग की मछलियां लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। मतलब ये स्वच्छ जलीय भी है और समुद्री जल में भी रहती है, दोनों जगह पाई जाती हैं। डायग्राम आपके देखें तो ऊपर ही दिए हुए हैं, यहां पे अगर अपन इनको मेंशन करें तो ये डायग्राम इन्हीं के ही दिए गए हैं। इनका अंतः कंकाल अस्थिल होता है। भाई अस्थिल है इसलिए इनका नाम क्या दिया गया, ऑस्ट्रोचिक्थिज या अस्थिल मछली। इनका शरीर धारा रेखित होता है। धारा रेखित शरीर इससे पहले भी हमें देखने को मिला है ना। जो हमारे पास उपास्थल मछलियां थी उनमें भी धारा रेखित शरीर था। अंतर क्या है, मुख्य अधिकांशतः कहां है, अग्रभाग में। जबकि अगर हम देखें किसमें, उपास्थल मछलियों में, वहां मुख कहां लिखा था, अधर सतह पर लिखा था। इनमें कहां लिखा है, किनारों पे। तो आप देखेंगे यहां पर भी देखो किनारे पे है और इसमें भी देखेंगे तो किनारे पे ही बना हुआ है। अग्र सिरे के अंत में होता है। इनमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र, यहां पर संख्या दी है कितना, 4 पेयर। जबकि आप उपास्थल मछलियों की बात करें तो उपास्थल मछलियों में 5 से 7 जोड़ी, कितने हैं टोटल वहां पे, 5 से 7 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, वो भी ऊपर कुलम से कवर्ड नहीं है। जबकि ये कितने हैं, 4 जोड़ी हैं और बाकायदा लिखा हुआ है प्रच्छद या ऊपर कुलम से ढके रहते हैं। तो ऊपर कुलम किसमें मिलता है, अस्थिल मछलियों में देखने को मिलता है। उपास्थल मछलियों में ऊपर कुलम नहीं पाया जाता है। त्वचा में साइक्लोइड टीनोइड सल्क से ढकी रहती है। जबकि आप उपास्थल की बात करें तो वहां पे सिंपली एक प्रकार का था प्लेकॉइड स्केल्स, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं था। प्लेकॉइड के अलावा जो भी ऑप्शन आपको नजर आएगा वो हम किस में लगाएंगे, ऑस्ट्रोचिक्थिज में लगाएंगे। ठीक है, किस में लगाएंगे, अस्थिल मछलियों में लगाएंगे। इनमें वायु कोश उपस्थित होता है, जैसा कि वहां पे लिखा था, जो किस में सहायता कर रहा है, उत्प्लावन में सहायता करता है। जबकि उपास्थल मछलियों में वायु कोश नहीं था। वायु कोश नहीं था तो वहां पे लिखा हुआ भी था कि डूबने से बचने के लिए इन्हें लगातार तैरना होता है, जबकि इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हृदय 2 प्रकोष्ठ का बना होता है। ये बात तो हमारी जो उपास्थल मछलियां हैं उनमें भी अप्लाई हो रही है। उनमें भी कितने कक्ष का बना है, 2 का। नर तथा मादा कैसे हैं, अलग अलग होते हैं। अधिकांशतः कैसे हैं, अंडज होते हैं, ओविपेरस होते हैं। मतलब ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं। अधिकांश कैसे हैं, ओविपेरस हैं। निषेचन प्राय बाह्य होता है। बाह्य मतलब जल में होगा क्योंकि मछलियां जल में ही रहती हैं, है ना। परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, मतलब लार्वावस्था नहीं पाई जाती है। उदाहरण में क्या है, जैसे उन्होंने दिया है एक्जोसीटस, इसे क्या कहा जाता है, उड़न मछली, इसे फ्लाइंग फिश कहते हैं। एक्जोसीटस के बाद दूसरी है हमारे पास हिप्पोकैम्पस, जिसे समुद्री घोड़ा भी कहा जाता है। इसे प्रेग्नेंट मेल के नाम से भी जाना जाता है। अलवड़ी में कौन सी है, लेबियो, कतला, क्लेरियस, इसे मागुरु के नाम से भी जाना जाता है। एक्वेरियम फिश वो होती हैं जिन्हें सामान्य तौर पर हम घरों में एक्वेरियम में रखते हैं। एक है बेटा, जिसे फाइटिंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है पेट्रोप्सन या एंजल फिश, इसे टीरोफिल्म के नाम से जानते हैं। ये हिंदी में थोड़ा गलत है, एंजल फिश, एंगज नहीं है वो, एंजल फिश है। बड़ी ही प्यारी सुंदर सी दिखती है, इसलिए इनका नाम क्या दिया गया है, एंजल फिश। चलते हैं अगले संघ की ओर। अगली जो क्लास हमारे पास है वो है क्लास एम्फीबिया। शब्दों पे चलते हैं कि आखिर इसका ये नाम दिया क्यों गया है। एम्फीबिया 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है एम्फी, जिसका मतलब है बोथ, और दूसरा है बिया या बायो, जिसका मतलब है लाइफ। ऐसे जीव जो दोनों जगह अपना जीवन यापन कर सकते हैं। सवाल ये होता है कि दोनों जगह अपना जीवन यापन कर सकते हैं, दोनों जगह कहां, तो यहां पर दोनों जगह का मतलब है जल और थल। उभयचर ऐसे जीव होते हैं जो जल में और थल में दोनों जगह अपना जीवन यापन कर सकते हैं। यहां पर आप देखें लिखा है कि जैसा कि नाम से इंगित है, उभयचर या एम्फीबिया। ग्रीक 2, कौन कौन से, एम्फी का मतलब है 2 और बायो का मतलब है जीवन, लाइफ।
ऐसे जीव जो दोनों जगह अपना जीवन यापन कर सकते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एम्फीबिया या उभयचर बोला जाता है। कि उभयचर जल तथा थल दोनों में रह सकते हैं। इन्होंने डायग्राम भी यहां पे दिया गया है और डायग्राम जो दिए हैं वो दो चीजों के दिया गया है। एक उन्होंने लिया है किसका? मेढक का, और दूसरा उन्होंने लिया है किसका? सैलामेंडर का। दोनों ही उभयचर जीव हैं और दोनों ही जल और थल दोनों जगह पे रह सकते हैं। इन्होंने और क्या कहा है कि इनमें से अधिकांश में दो जोड़ी पैर पाए जाते हैं। थोड़ा रिमाइंड करते हैं, थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था टेट्रापोडा, सुपर क्लास कौन सी थी? टेट्रापोडा। और उस टेट्रापोडा सुपर क्लास के अंदर कौन सी क्लास है? एम्फीबिया। और टेट्रापोडा के अंदर क्लास है मतलब कितने पैर होंगे? चार, दो जोड़ी। लेकिन यहां पे फिर इन्होंने अधिकांश शब्द क्यों लगाया है ना? इन्होंने क्यों नहीं कहा कि सभी में दो जोड़ी पैर पाए जाते? अधिकांश शब्द इसलिए लगाया है क्योंकि इनमें से एक सदस्य होते हैं इक्तियोफिश। इक्तियोफिश जो है लिम्बलेस एम्फीबियन के नाम से जानते हैं, उदाहरण में मिल जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या लगाया? अधिकांश में, सभी नहीं बोला। क्या बोला? अधिकांश में दो जोड़ी पैर होते हैं। शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है, दिख रहा है। ये हिस्सा क्या है? सिर है। ये हिस्सा क्या है? धड़ है। ये हिस्सा क्या है? सिर है। ये हिस्सा क्या है? धड़ है। कि शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। और फिर से वही शब्द उन्होंने लगाया है कुछ में। इन्होंने सभी का नहीं बोला है, इन्होंने शब्द क्या लगाया? कुछ में। मतलब अभी भी कुछ ना कुछ अपवाद इस बात का है कि कुछ में पूंछ उपस्थित होती है। आप यहां पे देखें कि सैलामेंडर में पूंछ है लेकिन मेढक में पूंछ नहीं है, इसलिए शब्द क्या लगाया उन्होंने? कुछ, सभी नहीं लगाया। उभयचर की त्वचा नम होती है, शल्क रहित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इनका कि इनकी त्वचा कैसी है? शल्क रहित है, नेत्र पलक वाले होते हैं, साथ में बाह्य कर्ण की जगह कर्ण पटल पाया जाता है। इसको एक बार डायग्राम में भी देख लेते हैं कि अगर हम इनकी बात करें तो जो यहां पर ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये इनका क्या है? कर्ण पटल है। ईयर पिन्ना नहीं है। ईयर पिन्ना का पाया जाना मैमल्स का या स्तनधारियों का लक्षण होता है। स्तनधारियों के अतिरिक्त ईयर पिन्ना किसी में भी नहीं है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ईयर पिन्ना बोला है, ईयर नहीं। कान सबके पास होता है। सिलेबस से इस साल हटा दिया गया है, वरना कान के तीन पार्ट होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतः कर्ण, है ना? एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। तो जो एक्सटर्नल ईयर है जिसमें ईयर पिन्ना है शामिल, तो ईयर पिन्ना सिर्फ स्तनधारियों में, लेकिन जो अंतः कर्ण है वो दूसरे जीवों में भी मिल जाता है। तो इन्होंने क्या कहा है, इसको देखते हैं फिर से कि बाह्य कर्ण, कर्ण की जगह सिर्फ क्या है? कर्ण पटल है, टिम्पेनम है। क्या है? टिम्पेनम है। टिम्पेनम पाया जाता है। आहार नाल, मूत्राशय और जनन पथ एक कॉमन चेंबर में खुलते हैं जिसे अवस्कर या इंग्लिश में क्लोएका के नाम से जानते हैं। इस नाम से क्लोएका के नाम से जाना जाता है। और जो बाहर खुलता है, श्वसन किसके द्वारा? क्लोम के द्वारा। सवाल यह है कि जल में है, समझ में आता है कि क्लोम के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन थल में क्लोम कैसे काम करेंगे? पहला पॉइंट। दूसरा, फुफ्फुस, लंग्स, फेफड़े। और आप जानते हैं कि फेफड़े जो है वो हवा में काम करते हैं, वो जल में काम नहीं करते। तीसरा, त्वचा के द्वारा होता है। और थोड़ी देर पहले अगर आपको याद हो तो एनसीईआरटी में लिखा है कि इनकी त्वचा नम और सल्क रहित होती है। नम त्वचा है मतलब त्वचा की सहायता से ये सांस ले सकते हैं, और जब ये जमीन पर होते हैं तब ये फेफड़ों से भी सांस ले सकते हैं। क्लोम शब्द किसके लिए आया है? क्लोम शब्द बेसिकली आया है इनके लार्वा के लिए। इनका जो लार्वा होता है ना, जैसे मेढक का जो लार्वा है आप जानते हैं उसे टेडपोल बोला जाता है, तो मेढक का जो लार्वा होता है वो इन्हीं गिल्स की सहायता से ही श्वसन करता है। मतलब श्वसन के तरीके इनके पास बहुत सारे हैं, गिल्स भी है, लंग्स भी है और स्किन भी है। हृदय 3 प्रकोष्ठ का बना होता है, जबकि मछलियों की थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, मछलियों में 2 कोष्ठ थे, एक आलिंद और एक निलय। यहां पर कितने कोष्ठ हैं? 3 है, 2 आलिंद और 1 निलय। 2 आलिंद तथा 1 निलय। ये असमतापी प्राणी है, ये पॉइंट का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं।
कि असमतापी जीव वो होते हैं जिनके शरीर का तापमान नियत नहीं रहता और वातावरण के साथ बदलता रहता है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, मतलब ये डायोसियस है। निषेचन कैसा होता है? बाह्य होता है, मतलब कहां होगा? जल में। जरा सोचिए कि जो जीव जल से निकलकर थल पे आया उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वो दोबारा जल में गया? यही कहा ना अपन ने कि ये जल और थल दोनों जगह रह सकते हैं, तो जरूरत क्या है दोबारा से जल में जाने की? तो उसका कारण आता है कि इनका जो अंडा होता है वो नॉन क्लियोटिक होता है, उसमें कवच नहीं पाया जाता है। तो डेसिकेशन से बचने के लिए इन्हें नमी और जल की जरूरत पड़ती है, तो अपने प्रजनन के लिए इन्हें जल में जाना ही पड़ता है। निषेचन बाह्य होता है, ये अंडोत्सर्जन करते हैं तथा विकास प्रवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा के द्वारा होता है। जैसे मेढक में लार्वा का नाम क्या है? टेडपोल। उदाहरण है वूफो, इसे कॉमन टोड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है राणा टिग्रीना, इसे इंडियन बुल फ्रॉग भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, है ना, उस टॉपिक में फ्रॉग को इस साल ऐड किया है एग्जाम के लिए नीट में जो है, तो हम लोग फ्रॉग को डिटेल में पढ़ेंगे। जो इसे इंडियन बुल फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। हाइला, इसे ट्री फ्रॉग कहते हैं। सैलामेंडर डायग्राम ऊपर दिया गया है और यह है इक्तियोफेस, जिसका जिक्र हम लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि अधिकांश में 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। तो वो अधिकांश क्यों था? इसकी वजह से। आप देख रहे हैं बाकायदा एनसीईआरटी ने इसमें मेंशन किया है, ये क्या है? पाद रहित उभयचर है, इनमें पैर नहीं होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या दिया गया? पाद रहित उभयचर। नाम है इक्तियोफेस। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा क्या? उभयचर। आज के लिए हमारे पास इतना ही टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।